हेलो। हाँ, मैं तेज करण चौहान, प्राध्यापक इतिहास, मांगीलाल बागड़ी, महाविद्यालय नोखा। जैसा कि कल अपन ने जिस अध्याय पर चर्चा की थी, उससे आगे आज अपन पुनर्जागरण के कारण क्या क्या रहे, उस पर एक शॉर्ट में चर्चा करना चाहेंगे। अपन देखते हैं कि मध्यकाल के अंतिम चरण में यूरोप में आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य पर कुछ ऐसे परिवर्तन घटित हुए जिन्होंने पुनर्जागरण की भावना के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। विशेषकर इसी काल में यूरोप का पूर्वी देशों की उदारवादी विचारधाराओं से संपर्क हुआ, नवीन चेतना के सूत्र प्राप्त हुए, राजनीतिक घटनाक्रम बदले, जैसे कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, और कुछ ऐसी नवीन तकनीकी खोजें हुई जिसने पूरे यूरोप का परिदृश्य बदल दिया। ऐसे आविष्कारों में मुद्रण यंत्र, छापे खाने का आविष्कार, ऐसे इत्यादि आविष्कार रहे जिन्होंने संपूर्ण मध्यकालीन परंपराओं के स्थान पर नवीन आधुनिक युग की शुरुआत करने में एक अहम रोल निभाया। जो कुछ कारण विद्यमान थे जिन्होंने पुनर्जागरण में एक अहम भूमिका निभाई, ऐसे कारणों में सर्वप्रथम जो कारण कहा जा सकता है वह था धर्म युद्ध एवं पूर्वी देशों के साथ यूरोप का संपर्क। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, क्योंकि पुनर्जागरण काल में जिस स्वतंत्रता मूलक अनुसंधान के प्रारंभिक प्रेरणा सूत्र और स्फुलिंग धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप के पूर्वी देशों के संपर्क के माध्यम से ही प्राप्त हुए थे, इस काल से पूर्व लगभग 1096 से लेकर 1271 के मध्य ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में 8 धर्म युद्ध लड़े गए, जो कि जेरूसलम की जो मुख्य भूमि थी उस पर आधिपत्य को लेकर लड़े गए थे। इन धर्म युद्धों में निर्णायक रूप से कौन विजित रहा, कौन असफल रहा, ये विवाद का यहाँ चर्चा का विषय नहीं, लेकिन धर्म युद्धों के माध्यम से यूरोप वासियों का पूर्वी देशों के साथ संपर्क हुआ। उस संपर्कों के फलस्वरूप सदियों से चला आ रहा यूरोप का अलगाववाद जो था वो समाप्त हुआ और यूरोप में नवीन विचारों और वस्तुओं का आगमन शुरू हुआ, जिसने पुनर्जागरण की प्रक्रिया को गति दी। प्रसिद्ध इतिहासकार स्वयं ये कहते हैं कि धर्म युद्ध के धार्मिक परिणाम उसके बौद्धिक, आर्थिक और सामाजिक परिणामों की तुलना में बहुत कम थे, लेकिन इन्होंने पूरे यूरोप के जनमानस को हिला दिया था, जिससे कि यूरोप वासियों में यह भ्रम टूटा कि वो अजय है या उनकी सभ्यता जो है वो श्रेष्ठतम है। उन्हें ये महसूस हुआ कि विश्व में उनके अलावा भी और बहुत सारी सभ्यताएं हैं जहां उदारवादी शिक्षाओं, उदारवादी चिंतन, मूल्यों का प्रचार प्रसार व्यापक रूप में हुआ है। जो कुछ ऐसे परिवर्तन जो हुए पुनर्जागरण के माध्यम से, उनको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। उसमें सबसे पहला ये था कि धर्म युद्ध के माध्यम से यूरोप वासियों को पूर्वी देशों के अपेक्षाकृत उदारवादी विचारों को जानने का अवसर मिला। धर्म युद्धों से लौटकर आए हुए सैनिकों ने विस्तृत बौद्धिक क्षितिज प्राप्त किया और उन्होंने यूरोप की संकुचित और जड़तापूर्ण मानसिकता पर प्रश्न उठाने शुरू किए। इसी प्रकार धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप पूर्वी संस्कृतियों के संचित ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में यूरोप के विद्वान सचेत हुए। धर्म युद्ध के माध्यम से यूरोप वासियों को पूर्वी देशों के दार्शनिक विचारों, अरबी संख्यकों, कुतुबनुमा कागज इत्यादि के बारे में जानकारी हुई और अरस्तु की वैज्ञानिक ग्रंथ भी इसी काल में ही पूर्वी देशों के माध्यम से पुनः यूरोप में पहुँचे। इसी प्रकार धर्म युद्धों में ईसाइयों के पराजय के कारण तथा पूर्वी देशों के उदारवादी विचारों के आगमन के फलस्वरूप
यूरोप वासियों की चर्च के प्रति जो मुग्ध अवस्था थी वो कुछ भंग हुई और उन्हें चर्च की अपराजयता एवं दोषविहीनता में अब विश्वास नहीं रहा। प्रबुद्ध यूरोपवासी अब जीवन की समस्याओं के निदान के लिए चर्च पर अंध आश्रित नहीं रहे और वे स्वतंत्र अनुसंधान की ओर उन्मुख होने लगे। इसी प्रकार धर्म युद्धों के माध्यम से पूर्वी देशों की अनेक वस्तुएं यूरोप में आई, जैसे मसाले, सुगंधित द्रव्य, रेशम, चीनी, मनबल, औषधियाँ, शीशे की वस्तुएं, बहुमूल्य पत्थर, खजूर, शराब इत्यादि। यूरोप के बाजारों में इन वस्तुओं की अत्यधिक मांग बढ़ी, जिसके फलस्वरूप व्यापार और वाणिज्य को जबरदस्त प्रोत्साहन मिला। व्यापार वाणिज्य के प्रोत्साहन के फलस्वरूप नए नए व्यापारिक केंद्रों और नगरों का उदय हुआ, जिन्होंने पुनर्जागरण युग के विचारकों को एक अनुकूल भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक केंद्र प्रदान किया, जहाँ स्वतंत्र रूप से वो चिंतन मनन कर सकते थे, अपनी बातों को वो लोगों तक पहुंचा सकते थे। दूसरे पुनर्जागरण के जो और महत्वपूर्ण जो कारण है, उसमें दूसरा महत्वपूर्ण कारण कहा जा सकता है आर्थिक परिवर्तन। यूरोप में उस समय कुछ ऐसे आर्थिक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए जिन्होंने सामंती मैनर प्रणाली को कमजोर बना दिया और ऐसे नए वर्ग की सृष्टि की जो चर्च और धर्म अधिकारियों के प्रभाव को सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। ऐसा वर्ग पूर्णतः स्वतंत्रता प्रिय और अन्वेषण और नवीन व्यक्तिवाद का पोषक और संरक्षक बन गया। अमीय प्रसाद ये कहते हैं कि आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि आर्थिक परिवर्तनों और नए मूल्यों के क्रमिक उभार के बीच निर्विवाद रूप से एक ऐसा संबंध था जिसने कि इस प्रकार की पृष्ठभूमि को जन्म दिया। जो परिवर्तन हुए उन परिवर्तनों को अपन इस प्रकार से कह सकते हैं, व्यापार के विकास और मुद्रा व्यवस्था ने एक आत्मनिर्भर सामंती व्यवस्था को खोखला और जर्जर बना दिया। अब कृषक अपने सामंतों और उनकी प्रतिगामी मानसिकता के मायाजाल से धीरे धीरे मुक्त होने लगे और उनमें स्वाभिमान विकसित हुआ। उसके साथ ही स्वतंत्र चिंतन की ओर आकृष्ट हुए और वो लोग मैनुअल प्रणाली को छोड़कर अब शहरों में जो व्यापार वाणिज्य के नए केंद्र थे वहाँ जाकर बसने लगे। उनके सामने एक नया क्षितिज खुल गया। इसी प्रकार व्यापार के विकास ने यूरोप में एक समृद्ध व्यापारिक वर्ग को जन्म दिया, जिसने चर्च और पादरियों के आधिपत्य को पूर्णतया नकार दिया। यह वर्ग अपने समृद्धि के बलबूते पर स्वतंत्र चिंतन जीवन शैली, उन्मुक्त जीवन शैली का हिमायती बना। इस प्रकार के प्रबुद्ध लोगों ने पुनर्जागरण युग के लेखकों, कलाकारों, विद्वानों को आर्थिक और नैतिक प्रोत्साहन प्रदान किया। इसी प्रकार वाणिज्यवादी गतिविधियां और व्यापार का विकास हुआ। व्यापार के विकास ने नए नए नगरों जैसे वेनिस, जेनोवा, मिलान, फ्लोरेंस आदि को विकसित किया। उनमें से कुछ स्वतंत्र नगर राज्य के रूप में परिणत हुए, जहां परंपरावादी मानसिकता को चुनौती दी गई और नवीन बौद्धिक अनुसंधानों का युग शुरू हुआ। इस प्रकार इन आर्थिक परिवर्तनों ने पुराने समय से चली आ रही आर्थिक मैनर प्रणाली और चर्च की अपराजयता और चर्च के दंभी मानसिकता को तोड़ने में एक अहम भूमिका निभाई। इसी प्रकार तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण कहा जा सकता है कागज का आविष्कार, कागज का प्रयोग और छापे खाने का आविष्कार। यूरोप में 14वीं शताब्दी से लेखन कार्य में कागज के प्रयोग और 15वीं शताब्दी में छापे खाने का आविष्कार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया और पुनर्जागरण की जो विचारधाराएं थी, भावनाएं थी, उनको फैलाने में भी इन दोनों ही आविष्कारों का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। कागज का आविष्कार से पूर्व तक यूरोप में न केवल यूरोप में बल्कि पूरे विश्व में पुस्तकें चर्म पत्रों, ताम्र पत्रों, भोजपत्रों पर लिखी जाती थी, लेकिन पुनर्जागरण के युग तक आते आते लेखन कार्य में कागज का प्रयोग किया जाने लगा, जो अपेक्षाकृत अधिक सस्ता और लोकप्रिय था। और 1450 ईस्वी में जर्मनी के जोहान गुटेनबर्ग
ने एक मुद्रण कला या छापे खाने का आविष्कार किया। उसके द्वारा सारे जो धार्मिक ग्रंथ थे वो धीरे 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 प्रकाशित होने लगे। इसमें सबसे पहले 1454 में एक 31 पंक्तियों की एक पुस्तक द इंडलजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ की प्रकाशन हुआ और वो प्रकाशन अभी भी यूरोप के कई सारे पुस्तकालयों में उपलब्ध भी है। 1455 में गुटेनबर्ग के दो सहायक जोहान फर्स्ट और पीकर स्कोप ने जर्मनी में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की और यह कला शीघ्र ही धीरे धीरे पूरे यूरोप के देशों में प्रसारित हो गई। इसी प्रकार इंग्लैंड में वेस्टमिनिस्टर में कैस्टन ने छापे खाने की स्थापना की। इन छापे खाने के आविष्कारों ने ज्ञान के प्रसार में एक क्रांतिकारी पृष्ठभूमि को तैयार किया। इससे पहले जो पांडुलिपि हस्तलिखित थी उन्हें बहुत कम लोग पढ़ पाते थे क्योंकि वो बहुत मूल्यवान होती थी और केवल प्रभावशाली और चर्च के नियंत्रण में ही रहती थी, अतः सामान्य जन उनको नहीं पढ़ पाता था। अब मुद्रण कला का आविष्कार ने इन पुस्तक के ज्ञान को बहुत ज़्यादा लोगों के लिए सहज सुलभ करवा दिया। अब तक बाइबल जो केवल धर्मगुरु के संरक्षण में ही थी और पढ़ी जाती थी, अब एक पुस्तक के रूप में बाजार में उपलब्ध हो गई, जिसने धर्म की जो व्याख्याएं जो पादरी वर्ग और चर्च के द्वारा की जाती थी उन मिथकों को तोड़ा और बताया कि वास्तव में बाइबल में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। इससे पादरियों का खोखलापन, घमंड और चर्च का जो दंभी मानसिकता और उनकी जो कुत्सित प्रवृत्तियां थी वो धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगी। इसी प्रकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ। कुस्तुनतुनिया वर्तमान में जिसको इस्तांबुल जो तुर्की की राजधानी है, वो पूर्व पुनर्जागरण काल में पूर्वी रोमन साम्राज्य का भाग था और उसकी राजधानी थी। ये नगर ज्ञान विज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र था। 1453 में इस नगर पर ओटोमन तुर्कों का अधिकार हो गया और इस घटना ने पुनर्जागरण की प्रक्रिया को गति देने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुस्तुनतुनिया पर अधिकार के बाद ओटोमन तुर्कों ने नगर को लूटना खसोटना प्रारंभ किया, जिससे आतंकित होकर वहां बसे हुए अनेक यूनानी विद्वान अपने क्लासिकल साहित्य ग्रंथों को साथ लेकर इटली और यूरोप के अन्य देशों की ओर वो भाग गए। जैसा कि अपन जानते हैं, जब किसी क्षेत्र किसी देश पर आक्रमण होता है तब सबसे पहले वहाँ से जब लोग विस्थापित होते हैं तो धनाढ्य वर्ग के लोग उधर अपना धन लेकर जाते हैं। उसी प्रकार से जो विद्वान थे, पांडित्य जो थे, वो अपनी ज्ञान की पुस्तकों को लेकर उधर उधर पलायन कर गए और वो जाकर जो नए व्यापार और विकास के केंद्र बने, उन विकास के केंद्रों विशेषकर जेनेवा, मिलान, वेनिस इत्यादि शहरों में जाकर बसे। और जैसा कि आपको पहले बताया था कि वहाँ माहौल ऐसा बन चुका था कि जो नव धनाढ्य वर्ग जो था वो उन लोगों को वहाँ आश्रय भी प्रदान कर रहा था। पुनर्जागरण के इतिहास में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का जो अधिकार हुआ, वो अधिकार उस अधिकार को इतना महत्वपूर्ण अपन कह सकते हैं कि जो अब तक व्यापार की जो दृष्टि, व्यापार के जो मार्ग थे, वो व्यापार के मार्ग भी बिल्कुल ही वहाँ से बदल गए। पूर्वी और पश्चिमी जगत के बीच होने वाले स्थल व्यापार का जो केंद्र था इस्तांबुल, वो तुर्कों की लूट खसोट से प्रभावित हुआ और वो पूर्णतः असुरक्षित हो गया। अब यूरोपवासी इस स्थल मार्ग से न आकर भारत या पूर्वी देशों में आने के लिए अन्य मार्ग खोजने की ओर प्रेरित हुए। इसी से प्रेरणा लेकर कोलंबस और वास्को डिगामा ने नए क्षेत्रों की खोज की, जो भारत की खोज और अमेरिका की खोज के रूप में सामने आए। इसी प्रकार पूर्व और पश्चिम के संपर्क का केंद्र था मंगोल साम्राज्य। 13वीं शताब्दी में चंगेज खान के पुत्र कुबलाई खान
ने एक विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना की, जिसके अंतर्गत रूस, चीन सहित एशिया का एक बड़ा क्षेत्र उसमें सम्मिलित था। इस विशाल साम्राज्य के अंतर्गत ईसाई, बौद्ध, इस्लाम और अन्य धर्मों के अनुयायी रहते थे। इस विशाल साम्राज्य की स्थापना के बाद यूरोप एक प्रकार की मिलन स्थली बन गया, जहाँ सभी देशों के पूर्वी और पश्चिमी देशों के लोग एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, यूरोप की जड़ता और तंद्रा टूटी। पूर्वी देशों के उदारवादी विचार तरंगों से वो प्रभावित हुए और धीरे धीरे एक नवीन चेतना की शुरुआत हुई। इसी प्रकार स्कोलिस्टिक विचारधारा और तर्क बुद्धिवाद की प्रधानता इस युग में देखने को हमें मिलती है। स्कोलिस्टिक दर्शन या स्कोलिज्म के अंतर्गत अपन इस ऐसे समझ सकते हैं कि ईसाई धर्म के सिद्धांतों को समझने के लिए श्रद्धा के स्थान पर तर्क बुद्धि या तार्किक चिंतन के महत्व को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया। अब तक मध्यकाल में यह था कि जो कुछ चर्च कहता है, जो कुछ पादरी कहते हैं, वही अंतिम सत्य है। लेकिन पुनर्जागरण युग में जब प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, साहित्य के ग्रंथों की खोज हुई, तो पुनः लोगों में बुद्धिवाद, तर्क को प्रधान रूप से माना जाने, उस पर जोर दिया गया, जिसमें कल बताया था कि टॉमस एक्विनास, एबेलार्ड, फ्रांसिस बेकन जैसे लोग जो थे, उन्होंने केवल उन्हीं चीज़ों को मानने पर जोर दिया जो स्वयं सिद्ध हों, जो तर्क की कसौटी पर कसी जा सके। उनके अलावा ऐसी सभी बातें, चाहे वो भौतिक विश्व से संबंधित हों, चाहे कोई और हों, उन चीज़ों को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार इन सभी उपरोक्त तथ्यों ने यूरोप में एक पुनर्जागरण की लहर पैदा की, एक विशाल परिवर्तन जो है वो दृष्टिगोचर हमें होते हुए दिखाई देते हैं। धन्यवाद। अब आगे कल पुनर्जागरण का आरंभ इटली में ही क्यों हुआ, इसके बारे में अपन नेक्स्ट अध्याय में चर्चा इसकी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।